नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार एक बार फिर एक अलग तरह की राजनीति की तरफ जा रहा है और बिहार के बारे में एक बात तो पक्के तौर पर कही जाती है कि बिहार में नीतीश कुमार कभी पलटते नहीं है। जो भी आरोप उन पर पलटने का लगता है वो निहायत ही गलत आरोप है। दरअसल पिछले 19 सालों से बिहार में सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही बने हुए हैं और पलटा पलटी के खेल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों शामिल रहते हैं और करते रहते हैं। और एक बार फिर जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति क्या फिर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के पलटासन की बन रही है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को 28 अक्टूबर को बुला लिया है। बैठक का एजेंडा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और जब बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, पूछने पर गोलमोल जवाब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रहा है, उनके विधायकों की तरफ से आ रहा है, तो शंका गहराना स्वाभाविक है। वैसे जेडीयू एक ऐसी पार्टी है और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिसमें वाकई विधायकों को और पार्टी के दूसरे नेताओं को नहीं पता होता है कि किस मकसद से उन्हें बुलाया जा रहा है। बुलाए जाने के बाद ही पता चलता है कि उन्हें कौन सा काम दिया जाना है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री किस एजेंडे पर उन्हें सहमत कराने वाले हैं। आमतौर पर बैठक होती है, कहा जाता है बैठक हुई, विधायकों के सामने नीतीश कुमार एजेंडा रख देते हैं और एजेंडा रख देते हैं, उसके बाद विधायक सर्वसम्मति से फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को दे देते हैं। यही जनता दल यूनाइटेड में होता रहा है। आप याद कीजिए 9 अगस्त 2022 की सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों की बैठक हुई थी। बैठक के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी और जो बैठक हुई उस बैठक में, हालांकि मैंने तब मैं दूसरे चैनल में था, तकरीबन 11 दिन पहले मैंने बता दिया था कि 9 अगस्त को क्या होने वाला है। और उस बैठक में यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध विच्छेद करने की नीतीश कुमार की इच्छा पर पार्टी विधायकों ने मुहर लगा दी, पार्टी के सांसदों ने मुहर लगा दी थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया और अगले दिन यानी 10 अगस्त को, भादों का महीना शुरू होने के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन उस समय भाजपा का नहीं बल्कि राजद का डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव उनके साथ शपथ ले रहे थे। फिर इसके बाद इसी तरह विधायकों की बैठक बुलाई गई 28 अक्टूबर 2024 की सुबह। और 28 अक्टूबर 2024 की सुबह जब बैठक बुलाई गई विधायकों की, तो उस विधायकों की बैठक में वही हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस से संबंध विच्छेद का फैसला हुआ। नीतीश कुमार राजभवन गए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और 3-4 घंटे बाद 28 जनवरी को ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इसी तरह से वो 9 बार शपथ ले चुके हैं। 2000 में शपथ ली 7 दिनों के लिए, फिर 5 साल बाद शपथ ली 2005 में, फिर 5 साल बाद शपथ ली 2010 में, फिर उसके बाद 2015 में 4 साल 3 महीने बाद शपथ ली, फिर 2015 के नवंबर में 5वीं बार शपथ ली जनता के जनादेश के बाद। वहां तक तो ठीक था। 2020 में जो शपथ ली वो भी ठीक था, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप था। लेकिन 2017 और 2022 और 2024 की जो शपथ हुई, इस 3 शपथ को आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक शुचिता के दायरे में नहीं देखा जाता। लेकिन शपथ लेने के बावजूद नीतीश कुमार वहीं बने रहते हैं, वो कहीं हिलते डुलते नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर एक तरह से उन्होंने अपना मुहर लगवा लिया है। और एक बार फिर 2022 और 2024 के जनवरी की 28 जनवरी के तर्ज पर विधायक दल की बैठक अचानक 28 अक्टूबर को बुला लेने की खबरें आ रही है। सांसदों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। एक साथ कई सारी चीजें चल रही है जिसे समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में बनाने की इच्छा अंदर खाने रखती है, यह बात कमोबेश सभी को पता है।
ऊपर से नीतीश कुमार को मुगालते में रखने के लिए भले ही ये कहा जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन ये बात भी सभी जानते हैं कि जो पार्टी चिराग मॉडल को पर्दे के पीछे से 2020 में ही मदद करके नीतीश कुमार की संख्या को घटा सकती है, वो 2025 में फिर से नीतीश कुमार को बढ़ी हुई संख्या के साथ सदन में आने देगी। इस बात पर कम से कम बाकी लोग भले ही सहमत हो जाए, मैं सहमत नहीं हो सकता। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि अब 43 से भी नीचे घटाने के एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है। और जब बीजेपी नीतीश कुमार को एकदम नीचे 1-1.5-2 दर्जन सीटों के आसपास सिमटाना चाहती है, तो यह हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन को बीजेपी के इस एजेंडे की जानकारी ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार आजकल बोल तो रहे हैं, कभी बोलते नहीं है लेकिन बोलते हैं तो एक बात कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और जब ये बात वो कहते हैं कि इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, बीच में 2 बार चले गए थे, तो लोग उस पर हंसते हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं नहीं जाएंगे, वो तो सभी जानते हैं कि आप 19 साल से वहीं है, कहीं नहीं जा रहे हैं। और 2 बार इधर उधर चले गए थे जब बात वो कहते हैं, तो कौन जानता है कि वो 2017 और 2022 के 2 मौकों का जिक्र कर रहे हैं, 2022 और 2015 और 2022 के 2 मौकों का वो जिक्र कर रहे हैं, या 2017 और 2024 के 2 मौकों का जिक्र कर रहे हैं। ये बात तो क्लैरिटी के साथ कहते नहीं है, ये बात कभी नहीं कहते। और जब कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद ये लोगों को लगने लगता है कि अब उन्होंने प्रस्थान की तैयारी कर ली है। वैसे प्रस्थान वो नहीं करते, प्रस्थान कराते रहते हैं सहयोगी दलों को। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इंडिया अलायंस की जो लीड पार्टनर है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, क्या किसी ने नीतीश कुमार के मुंह से हाल फिलहाल में कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी सुना है? नीतीश कुमार तमाम बातें कहते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं, बिहार के लिए क्या किया नहीं किया, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी, जिनके पास राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों की संख्या 100 से ऊपर है, इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है कांग्रेस, एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार को बोलते हुए किसी ने सुना? नहीं सुना है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है, राष्ट्रीय जनता दल बहुत आक्रामकता के साथ नीतीश कुमार के सामने विधानसभा चुनाव का चुनावी वर्ष अब शुरू हो चुका है। आक्रामकता की कमी राजद में इतनी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों बहुत आक्रामकता के साथ सामने नहीं आ रही है? आक्रामकता, लोकतांत्रिक दायरे में आक्रामकता, विरोध प्रदर्शन में आक्रामकता, ये तो सियासत की खूबसूरती है। और हर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछने में आक्रामक होता है, होना भी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति देख लीजिए, तेजस्वी यादव बहुत खुलकर बोलते नहीं है, संकेतों में बोलते हैं, और जब उन्हें लगता है कि एकदम से संकेत में बात करेंगे तो पत्रकारों के बीच और लोगों के बीच खुसर फुसर शुरू हो जाएगी कि लगता है कि फिर पलटासन की तैयारी तो नहीं हो रही है, तो उस पर पर्दा डालने के लिए एक आध बार नीतीश कुमार का नाम ले लेते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक और लालू यादव के बेहद करीबी भाई वीरेंद्र तो पिछले कुछ हफ्तों से जब इंटरव्यू देते हैं, इस बात को कही देते हैं कि नीतीश कुमार तो जल्द ही आ जाएंगे, उन लोगों के साथ ही आ जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा का दबा ढका ना होना, बल्कि सबको पता होना कि बीजेपी चाहती क्या है। इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश जहां उसका मुख्यमंत्री बने। बिहार के अधिकारियों पर, एनडीए रूल्ड स्टेट के अधिकारियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई, ईडी की गतिविधियों का बिहार में बढ़ते जाना। आप बता दीजिए कि किसी भी एनडीए रूल्ड स्टेट में ईडी की गतिविधियां इस ढंग से चल रही हो कि सत्ता पक्ष ने, सरकार ने जिसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी हो, वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जेडीयू से जिन मनोरमा देवी को टिकट दिया गया उपचुनाव के लिए, अभी उनके खिलाफ एनआईए की दबिश हो जाए। यह बात किसी को गले उतरती नहीं है।
कहां चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी जा रही है ईडी की तरफ से, और कहां जेडीयू के नेतृत्व वाले प्रशासन और उस जेडीयू की पार्टी के अंदर के लोगों को कहीं एनआईए तो कहीं ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, वो ईडी के दायरे में आते जा रहे हैं। और जहां तक बात राष्ट्रीय जनता दल की है, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की मंशा अभी तक बना पाई है या नहीं बना पाई है। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आते हैं तब तो तय है कि राजद को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या आप में से किसी ने देखा है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल आगामी चुनाव में बिहार के जनमत को पलटने के इरादे के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करता दिखाओ? यात्रा घोषित होती है, कैंसिल होती है, यात्रा बीच में छोड़ देते हैं, विधानसभा का सत्र विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही नदारद होते हैं, और इन सब के बीच राजद के कुछ विधायक ये कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बहुत जल्द उनके साथ आ जाएंगे। क्या यह सब बिना तेजस्वी यादव की मर्जी के हो रहा है? इन सारी परिस्थितियों को देखकर 28 अक्टूबर को जिस प्रस्तावित बैठक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, 28 अक्टूबर को जिस बैठक को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर गहमागहमी है, वो बैठक क्या महाराष्ट्र चुनाव के पहले ही बीजेपी को झटका देने के लिए बुलाई गई है? कई सारे ऐसे सवाल हैं। आज 24 अक्टूबर है और अगले 4 दिनों के भीतर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर कि क्या ये रूटीन मीटिंग है या इस मीटिंग का एजेंडा कुछ दूसरा है, इस पूरे मसले की अंतिम उपलब्ध जानकारी के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।